Welcome to the channel, students. My name is Amit Kilor. This is the lecture number 3 of the series, and we are also doing the chapter number 3. Now, for the people who are here for the first time, हम मॉडर्न हिस्ट्री को करने वाले हैं ना। मॉडर्न हिस्ट्री को करने का पहला तरीका है कि सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी करनी है और उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी करनी है। जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर हैं, देयर इज नथिंग मोर इन इट। पहले वाला चैप्टर कॉलोनियलिज्म एज द कंट्री साइड, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में किया था। रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था। आज का जो हमारा पर्पस है दैट इज द रिलेटेड टू द महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। दो इट इज टाइटल्ड एज द सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, लेकिन इसके अंदर महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बहुत छोटी छोटी इंट्रोडक्शन दे रखी है। एंड इसके बाद जो ये लास्ट वाला चैप्टर है द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर जो हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी काफी डिटेल में दिए हुए हैं, पर यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम उसको सीख कर सकते हैं एंड देन विल बी डन विद इट। नाउ न्यू एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर है, सो एनीबडी कैन एक्चुअली जज कि दिस विल ऑब्वियसली नॉट बी इनफ फॉर डूइंग द हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स और द मेंस। बट 4 चैप्टर हैं, एक बार इनको रीड करके और हम इसके अगर कोई छोटी सी समरी बना लें, सो इट वुड काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर अस, ताकि हमारे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आती रहे। पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में हिस्ट्री जो है वो हमें ओल्ड एनसीईआरटी से प्रिपेयर करनी है। दिस विल एंड शैल नॉट बी इनफ एट ऑल। लेकिन हाँ, ये जो छोटी सी समरी बनाई हुई है, ये समरी हमें बेसिकली वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देगी जो कि हमें इस चैप्टर से लेनी है। सो नाउ दिस इज अ स्मॉल चैप्टर एंड लकीली इनफ हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ओल्ड एनसीईआरटी एंड द स्पेक्ट्रम आल्सो। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल डेटा है महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये महात्मा गांधी को बेसिकली इंट्रोड्यूस करती है, हाउ महात्मा गांधी बेसिकली एंटर्ड इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड हाउ ही क्या कहते हैं टुक इट्स लीडरशिप ओवर। एंड देन उसके बाद हर डेकेड की उनकी जो सबसे मेजर मूवमेंट थी, तो 1920s में उनकी फर्स्ट मेजर मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन सेकंड 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड 1940s में क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मूवमेंट थे जिनके लीडर गांधी जी हैं, और इन्हीं तीनों मूवमेंट्स की वजह से उनका इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर इंपैक्ट स्टडी किया जाता है। Now, this chapter will tell us कि गांधी जी basically arrived from the South Africa in 1915 में बेसिकली वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। उसके बाद इनिशियल ईयर्स में वो ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया टू सी द रियल कंडीशंस ऑफ द पीपल। नाउ बिफोर हिज फर्स्ट नेशनल मूवमेंट विच इज द नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट, वो 3 लोकल मूवमेंट्स को रन करते हैं। सो वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट्स जो कि उन्होंने भारत में चलाई थी, एक थी चंपारण से रिलेटेड, ये 1917 में चलाई थी। उसके बाद एक खेड़ा और अहमदाबाद जो कि दोनों की दोनों गुजरात में थी, ये 1918 में चलाई थी। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ही बेसिकली बिकेम दी नेशनल लीडर। नाउ उनका नेशनल लीडर बनने का जो जो फर्स्ट मेजर मूवमेंट था जिससे इंपैक्ट आया था, दैट वाज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट की थी विच इज कॉल्ड एज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत इशू, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है, इन द सेंस कि 1919 में दीज इवेंट्स बेसिकली लेड टू दी राइज ऑफ द नेशनल कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत सिंपल सा पर्पस था कि जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उनका वॉलंटरली बॉयकॉट किया जाएगा एंड एक सेल्फ रिलायंस देश के अंदर प्रमोट की जाएगी, जिसमें खादी और जो नेशनल स्कूल्स हैं, देसी स्कूल्स हैं, जो नेशनल प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज किया जाएगा रादर देन यूजिंग द फॉरेन प्रोडक्ट्स। नाउ ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद इसको महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। फिर उसके बाद देन अगले 10 सालों तक महात्मा गांधी जी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बट वापस दोबारा से 1930s में ही स्टार्टेड सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस इज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो ये डांडी मार्च है जिसमें सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देन इन 1942 ही अगेन स्टार्टेड ए क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर एक छोटा सा एनालिसिस है कि महात्मा गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स ताकि कभी भी क्वेश्चंस आए। नाउ रिमेंबर, महात्मा गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द यूपीएससी। देयर आर प्रीलिम्स क्वेश्चंस आल्सो एंड देयर इज नो ईयर, मेंस का कोई साल नहीं है जब एथिक्स में या फिर बेसिकली किसी न किसी पेपर में महात्मा गांधी जी के किसी न किसी टॉपिक्स को पूछा ना जाता हो किसी तरीके से। इवन फुल फ्लेजेड उनके जो कोट्स हैं उनके ऊपर ऐसे भी आते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू महात्मा गांधी, अगर आपको कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लीज गो फॉर इट, उसको हमेशा याद कर लेना है। ऑल द रैंडम इंफॉर्मेशन अबाउट महात्मा गांधी इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। Then the visual representation and the nationalist symbols. ठीक है, that is it. Gandhi redefined Indian nationalism, making it inclusive and ethical. And उनके जो आइडियाज हैं वो आजकल प्रेजेंट डे पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को भी ग्लोबली इंपैक्ट करते हैं। दिस इज द सिंपल चैप्टर जो कि हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी आर्बिट एंड टेंजेंशियल एडवाइस, बट ध्यान से सुनना।
There's a movie which is called as the title, which is titled as the Gandhi. Now this was made in 1982. Okay, it's an Oscar winning movie. Basically the 8 Oscars इस movie ने जीते थे. Now I have a very suggestion to you. 3 घंटे, साढ़े तीन तीन सवा 3 घंटे की पिक्चर है. You should watch this movie अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में पूरा का पूरा लर्न करना है तो. Now first disclaimer is that कि because it's an old movie 1982, it's been more than like what 40 50 years maybe, I don't know, 45 years I guess. So it is going to be a boring movie for you. More importantly, it is a biography of Mahatma Gandhi, so you might not find it interesting. Okay, I understand that. However, but it's an Oscar winning movie, but if you will sit through it and you try to see and try to map those incidents जो कि मूवी में विजुअली शो किए जा रहे हैं to your history books, तो वो आपको हिस्ट्री बुक्स को थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं उनको विजुअली, क्योंकि जब हम एक बार देख लेते हैं तो somehow or the other it kind of gives a good context of learning those things. So महात्मा गांधी के बारे में अगर कुछ याद करना है, सरप्राइजिंगली this movie is quite a good biography relating to Mahatma Gandhi. So you should watch it. Definitely watch it as a history lecture. It would be worth it for you. Just as a disclaimer, you might find it boring sometimes, but watch it with subtitles and try to ensure कि आप जो भी इंसिडेंट स्क्रीन पे चल रहा हो उसको बेसिकली आप अपनी हिस्ट्री बुक से मैप कर सके कि अच्छा ओके दिस इज ओके गांधी इरविन पैक्ट चल रहा है एंड ऑल दैट सो ऑन सो. ओके, nevertheless, obviously जनरली स्पीकिंग हर एक देश के साथ ऐसा होता है कि देयर इज वन सिंगल इंडिविजुअल जो कि बेसिकली उसकी हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म से काफ़ी स्ट्रांगली डीपली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है. गरीबाल्डी इज एसोसिएटेड विद इटली, जॉर्ज वॉशिंगटन इज एसोसिएटेड विद द अमेरिका, हो ची मिन इज एसोसिएटेड विद द वियतनाम. सिमिलरली भारत के भी बेसिकली जो है वो महात्मा गांधी है. ही इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन ड्यू टू हिज लॉन्ग एसोसिएशन and long leadership of the Indian national movement. Now, so far as Gandhiji has obviously been the most influential and the revered of all the leaders, now that characterization is not misplaced. Now ये चैप्टर जो है वो गांधी जी की एक्टिविटीज को एनालाइज करता है 1915 से लेकर 1948 तक. जनरली स्पीकिंग महात्मा गांधी जी के 2 लाइफ के इंपॉर्टेंट फेजेस हैं. एक तो 1890 से लेकर 1915. यहाँ पे वो साउथ अफ्रीका में थे एंड हियर ऑल्सो ही वॉज रनिंग सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट दैट वॉज इन द इन्फेंसी स्टेज. लेकिन वो जनरली हमें अपनी हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, उसके कुछ न कुछ स्निपेट्स देखने को मिलते हैं. बाकी 1950 से लेके ऑब्वियसली 1948 तक टिल हिज डेथ he is obviously one of the centerpiece of the Indian national movement, so we kind of study it in the detail. Now listen to me, this is it. A leader announces himself. महात्मा गांधी पहले साउथ अफ्रीका में रहा करते थे. नाउ साउथ अफ्रीका से बेसिकली उन्होंने वहां पर कई सारे से स्ट्रगल्स और जो उनके ये सत्याग्रह के और जो प्रोटेस्ट के और नॉन कोऑपरेशन के जो आइडियाज थे उनका जो जन्म है एक्चुअली में साउथ अफ्रीका में हुआ था. फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स सम सक्सेस ऑफ हिज आइडियाज ही वाज इनवाइटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू इंडिया. तो वो भारत आते हैं जनवरी 1915 को. टू बी एग्जैक्ट डेट इट्स 9th of January 1915 को बेसिकली भारत आए थे. प्रेजेंटली दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज द प्रवासी भारतीय दिवस. दैट इज हाउ द इंपॉर्टेंट डे इज. मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades. ठीक है, 20 साल के बाद आते हैं. जनरली वो इस समय वो साउथ अफ्रीका में थे और वहां पे साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए थे. सो एक हिस्टोरियन है चंद्रन देवनसन. उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा. जनरली जब भी आप कभी एनसीईआरटी को पढ़ो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू पिक फ्रॉम देयर, कि ये यूपीएससी ना ऐसे प्रीलिम्स में छोटे से क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई किसने कहा है द मेकिंग ऑफ द महात्मा. इट्स चंद्रन देवनसन. नाउ इट वाज इन द साउथ अफ्रीका कि महात्मा गांधी ने अपने जो ये आइडियाज थे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के, सत्याग्रह, हार्मनी बिटवीन द रिलीजन्स एंड द अपर कास्ट इंडियंस, जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो रही है लोअर कास्ट और वुमेन को, सबसे पहले जो इनके आइडियाज थे उनके आइडियाज की जो कर्म भूमि थी या जो पहली लेबोरेटरी थी जहां पर पहले वो टेस्ट किए गए थे दैट वाज इन द साउथ अफ्रीका. नाउ इंडिया में महात्मा गांधी 1915 में आते हैं. ठीक है, इंडिया एट दैट टाइम इंडिया वाज ऑब्वियसली स्टिल द ब्रिटिश कॉलोनी, जैसा कि 1893 में था जब वो गए थे. बट एट दैट टाइम 1893 में अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जन्म लिया था एंड इन 20 years वो काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ब्रांचेस इन द मोस्ट सिटीज एंड द टाउन. और उससे पहले इंडिया की जो सबसे पहली मास मूवमेंट थी 1905 में जो स्टार्ट हुई थी, द स्वदेशी मूवमेंट, उससे बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन मिडिल क्लास के बीच में भी बेसिकली घर कर चुका था. नाउ दैट मूवमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट थी उससे देश के इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर भी थ्रो किए गए थे. बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्रपाल ऑफ बंगाल एंड द लाला लाजपत राय ऑफ द पंजाब. टुगेदर ये तीनों के तीनों कॉल किए जाते हैं लाल बाल पाल.
नाउ रिमेंबर, ये ऐसे रैंडमली आर्बिट्रली पिक नहीं किए गए हैं, दे आर फ्रॉम द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, काइंड ऑफ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द पैन इंडिया इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, और कैसे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो देश के सारे भागों में फैली हुई थी। नाउ द वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द पंजाब, द सेकंड इज द बंगाल एंड द थर्ड वन इज द महाराष्ट्र। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हॉटबेड हैं 1900 के बाद के इंडियन नेशनल मूवमेंट के। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1900 के बाद के जो भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, यू विल सी कि वो जनरली इन 3 रीजन्स के अंदर ही होते हैं, या तो पंजाब में होते हैं, या बंगाल में होते हैं, या फिर महाराष्ट्र में होते हैं। So nevertheless, he came. Now, there was a group of moderates who preferred a gradual. Among these moderates was Gandhiji's acknowledged political mentor, the Gopal Krishan Gokhale, as well as Muhammad Ali Jinnah, who was like Gandhiji, was a lawyer of Gujarati extraction trained in London. मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के दोनों गुजरात से बिलोंग करते थे, और दोनों के दोनों ने लंदन में बेसिकली अपनी लॉयर एडवोकेसी की बेसिकली पढ़ाई की थी। ठीक है, ग्रेट। नाउ ये बात ध्यान रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले, ही वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर, ही इज कंसीडर्ड एज द मेंटोर ऑफ द महात्मा गांधी। जैसे मैं आपका मेंटोर बनूंगा एक ना एक दिन, ठीक है, लाइक एटलीस्ट लाइक राइट नाउ वर्चुअली, बट देन ऑब्वियसली विल बी मीटिंग एंड देन विल बी कोऑर्डिनेटिंग योर प्रिपरेशन, सो यू कैन लेटर ऑन कॉल की सर मेरी जिंदगी के मेरे मेंटोर कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, वो मतलब द गांधी जी वुड से हु इज द मेंटर ऑफ योर लाइफ, वेल गोपाल कृष्ण गोखले, एंड हु अमित किलोर इज माय मेंटर, दैट्स हाउ यू गोना लर्न इट फ्रॉम नेपरले, सॉरी अबाउट इट। सो गोखले की एडवाइस पे गांधी जी स्पेंट एन ईयर ट्रेवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया। नाउ महात्मा गांधी की जो सबसे फर्स्ट major public appearance थी, that was at the opening of the Banaras Hindu University in the February 1916. So this is an important historical event. 1916 में the present day बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ओपनिंग चल रहा है, एंड वहां पर एक पब्लिक स्पेस है, लाइक पब्लिकली बेसिकली लीडर्स आ रहे हैं, दे आर बेसिकली टॉकिंग, वो भाषण दे रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया इन दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, वहां पर उस मीटिंग के अंदर इस पब्लिक अपीयरेंस में एनी बसंत भी थी। गांधी जी एट दैट टाइम ऑब्वियसली वाज रिलेटिवली अननोन, उसको बुलाया गया था कि वो साउथ अफ्रीका के काम की वजह से फेमस था, लेकिन भारत में इस समय तक उनका स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। तो वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो इवेंट होती है उसमें जब गांधी जी बोलना स्टार्ट करते हैं, द ओपनिंग ऑफ द BHU सेज दैट इट वाज सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो, ओपनिंग ऑफ इट, यू नीड टू मार्क इट, ये बिल्कुल रट्टा लगाना चाहिए। Now, in that movie, Gandhi, which I was telling you, they have shot this particularly. Okay, they have shot this. तो उसमें गांधी जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब it doesn't show you कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, but you will be able to make it from the history कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भाषण है। एंड ही वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिचली। अब एक बार इमेजिन करके देखो महात्मा गांधी को यहाँ पे, ठीक है, वो महात्मा गांधी की पहला भाषण है, एंड ही सेइंग, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे से इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं, द इस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं वहां पर, एंड ही कम्स एंड गिव्स अ स्पीच, और जहां पर वो एक इंपॉर्टेंट थ्रेड नेशनलिज्म का पुट कर रहे हैं कि देर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिचली बिडेक्ड नोबल मैन एंड द मिलियंस ऑफ द पुअर्स। यहाँ पर इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनके बीच में और जो भारत के असली ऑर्डिनरी नागरिक हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि आप सब प्रिविलेज्ड हो, and look at, and this is an important statement which you need to remember, there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India. There can be no spirit of the self government about us. अगर हम peasants से सब कुछ ले लेते हैं, our salvation can only come through the farmer. Neither lawyers nor doctors nor the rich landlords are going to secure it. बहुत सिंपल स्टेटमेंट लग रही है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवट। इससे पहले जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी पिछले 100 साल में, जितनी भी उसकी स्पिरिट डेवलप हुई थी, वो जनरली स्पीकिंग लॉयर्स के ऊपर, रिच डॉक्टर्स के और रिच लैंडलॉर्ड्स के हाथों में थी। दिस इज इन 1950 1915 में महात्मा गांधी बेसिकली स्टेज पे आके ये कहना चाहते हैं कि भारत का जो सैल्वेशन है, एक्चुअली में जो फ्रीडम है, वो तभी आएगी जब उन किसानों के हाथ में या फिर जो वो लेबर है उनके हाथ में पावर दी जाएगी। इंडियन सैल्वेशन इज नॉट कमिंग फ्रॉम रिच लॉयर्स और द रिच लैंडलॉर्ड्स। नाउ ये जो ओपनिंग था, गांधी जी बेसिकली चोज टू रिमाइंड दैट पेजेंट्स और जो वर्कर्स हैं ये हैं इंडिया की पॉपुलेशन के मेजॉरिटी, और वो इस पॉपुलेशन के अंदर कंप्लीटली अनरिप्रेजेंटेड है। देखे ना इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, try to understand it from a perspective of a very visionary person. You are Mahatma Gandhi. You come from the South Africa. और तुम साउथ अफ्रीका से आते हो, यू आर इनवाइटेड एट अ इम्पॉर्टेंट ओपनिंग ऑफ द
University, Banaras Hindu University. But when you stand on the stage, you kind of look in front of the stage and you realize that all of these people belong to a privileged background. There is something missing. The representatives of the farmers are missing. The representatives of the peasants are missing. And till the time they are sitting here, till the time we bring those people here, there is obviously going to be no salvation for the country. Imagine, this seems an idea which is so normal for you, for all of us. But in the Indian national movement, there is no precedent of it. Before 1915, nobody is basically trying to figure out that the middle class or the lower class needs to take the root of the Indian national movement. But this is where the genius of Mahatma Gandhi lies. He kind of understands that कि लोगों के अंदर नेशन होता है, not nation के अंदर लोग होते हैं. So till the time you basically make those people realize that they are slaves, they're not gonna protest against the Britishers, they're not gonna throw them away. It's the people who are gonna bring us the freedom. Now, this seems so logical and so obvious, but this is genius because he was the first one to actually propose it. Look at it, March 1916. तो इस फोटो में not this one is Mahatma Gandhi, and this one is obviously Gopal Krishnan Gokhale. I get very excited by watching these historical pictures. मतलब हमारे पास Instagram है, so we basically click our pictures every single day. But ये pictures like एक साल में एक ही मिलती है या एक साल में कोई दो फोटो. So every one picture is basically like capturing the history. Right now, like due to the Instagram and the technology, we are basically capturing almost every single day of our life. But these black and white pictures is basically giving something, some glimpse into the history, somehow or the, I don't know. Nevertheless, तो गांधी जी की जो स्पीच थी फरवरी 1916 में, it was basically a statement of the fact. उन्होंने बताया कि यार इंडियन नेशनलिज्म जो है वो अभी तक इलीट फिनोमिना है. इट इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द लॉयर्स एंड द डॉक्टर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स. एंड सेकंड, इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट. तो पहले तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं कि दिस इज जस्ट एन इलीट फिनोमिना इंडियन नेशनलिज्म टिल 1915. बट देन देयर इज एन इंटेंट ऑल्सो कि हमें हमारे भारतीय नेशनलिज्म को थोड़ा सा और प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा. And in the last month of that year, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precepts into the practice. मतलब कि जो उनके आइडियाज थे. तो उस साल जो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन था वो लखनऊ में हुआ था दिसंबर 1916 में. एट दैट टाइम लखनऊ में एक पेजेंट है चंपारण के, वो उनके पास आते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश के इंडिगो प्लांटर्स हैं वो चंपारण के पेजेंट्स को परेशान करते हैं. प्लीज कम टू दी चंपारण एंड लीड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम. एंड दैट वाज द फर्स्ट in the next year 1917 वो उनका था. Now महात्मा गांधी was to spend much of 1917 in चंपारण. ठीक है, स्पेसिफिकली उनका पर्पस था टू ऑब्टेन फॉर द पेजेंट्स सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एज वेल एज द फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस. चंपारण बिहार का एक गांव है. वहां पर बेसिकली ब्रिटेन के इंडिगो प्लांटर्स, मतलब कि ब्रिटेन के कॉन्ट्रैक्ट जो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट देते थे फार्मर्स को और उनको इंडिगो उगाना पड़ता था. अब वो वर फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती इंडिगो उगाना पड़ता था. तो गांधी जी को बुलाया गया था इस चीज की फ्रीडम के लिए कि सबसे पहले ये फोर्स ना किया जाए, एंड सेकंड अगर कोई फार्मर कुछ और उगाना चाहता है तो उसके लिए उगा जाए. सो दिस वाज द फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह एज इट इज कॉल्ड एज, वाज द फर्स्ट नेशनल फर्स्ट मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी जी ने इंडिया में चलाई थी. सेकेंड ईयर 1918 में, अगले साल, गांधी जी दो इंपॉर्टेंट लोकल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थे. In the first, he intervened in a labor dispute in the Ahmedabad. In the second, he joined the peasants in the Kheda for the remission of the taxes following the failure of their harvest. तो सबसे पहले चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद, एंड देन उसके बाद खेड़ा. दैट इज हाउ इट इज. ये जो इनिशिएटिव थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के, दिस इज व्हाट मार्क्ड गांधी आउट एज ए नेशनलिस्ट विद सिंपैथी फॉर द पुअर. और उसके बाद उनके ये लोकलाइज स्ट्रगल थे. फिर 1919 में बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया. दिस मेड महात्मा गांधी इनटू द ट्रू नेशनल लीडर विच ही कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स. ग्रेट वॉर ऑफ द 1914-18 यानी कि जिसको वर्ल्ड वॉर 1 भी कहते हैं, इसके दौरान ब्रिटिशर्स ने बेसिकली प्रेस को सेंसर कर दिया था एंड उन्होंने बेसिकली डिटेंशन अलाउ कर दिया था बिना ट्रायल के. ड्यूरिंग दी वॉर जनरली कंट्रीज जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट लॉज बना सकते हैं, एंड एट दैट टाइम वो जनरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है उसको बेसिकली बाईपास भी कर देते हैं. तो एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग, तो ब्रिटिशर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सर्टेन ड्रैकोनियन लॉज इन द कंट्री.
तो किसी को भी डिटेन करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए बेसिकली ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी या पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रेस जो थी वो भी बेसिकली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करना पड़ता था। नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी विच वॉज चेयर्ड बाय द सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट नाम का एक आदमी था, उसके अंडर ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे उसी प्रकार के कुछ जो रूल्स थे उनको कंटिन्यू करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट बनाए। दे आर कॉल्ड एज द रॉलेट एक्ट बिकॉज वो सिडनी रॉलेट की रिकमेंडेशन के बेसिस पे थे। नाउ इन दिस, ये फरवरी 1919 में पास किए गए थे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एंड इन दी रिप्लाई, इन दी रेजिस्टेंस टू दीज लॉज, महात्मा गांधी स्टार्टेड कैंपेनिंग अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात की कि भाई हम पूरे के पूरे देश में बंद लगाएंगे, और जो प्रोटेस्ट थे वो पर्टिकुलरली पंजाब में सबसे ज्यादा इंटेंस थे। पंजाब में ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर वन बहुत सारे से जो भारतीय सैनिक थे वो पंजाब से रिक्रूट किए गए थे। सो देवर एक्सपेक्टेड कि उनको सर्विस के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन देवर गिवन दी रॉलेट एक्ट। सो गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे तो उसको बेसिकली डिटेन कर लिया गया था। उनके जो वहाँ के लोकल जो कांग्रेस के आदमी थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। द सिचुएशन इन द प्रोविंस थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा टेंस हो गई, एंड फाइनली इट एंडेड अप विद द जलियांवाला बाग मैसेकर इन द अमृतसर इन द अप्रैल 1919, द 13th of April। जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बेसिकली ऑर्डर कर दिया अपने ट्रूप्स को, एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में ऑन दैट नेशनलिस्ट मीटिंग। नाउ 400 से ज्यादा लोग, जो कि ऑफिशियल नंबर है, दे वर किल्ड इन दी जलियांवाला बाग मैसेकर। अनऑफिशियल नंबर सेज दैट मोर देन 2000 पीपल वर बेसिकली किल्ड। ये रॉलेट सत्याग्रह था जिसकी वजह से गांधी जी ट्रूली नेशनल लीडर बन गए। नाउ इसके बाद महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया इसी के कंटिन्यूएशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि नॉन कोऑपरेशन में जो भी भारतीय भारतीय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है वो ब्रिटिश स्कूल्स को अटेंड करना बंद कर देगा, ब्रिटिश कॉलेजेस को अटेंड करना बंद कर देगा, लॉ लॉ कोर्ट्स का सहायता नहीं लेगा, टैक्सेस पे करना बंद कर देगा। नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश वॉलंटरली। इन सम देवर टू अडियर टू द रिनंसिएशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने कहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन इफेक्टिवली कैरी आउट किया जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा। स्लाइटली थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक थे महात्मा गांधी। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल उन्होंने बेसिकली खिलाफत मूवमेंट के साथ भी हाथ मिलाया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट के साथ ज्वाइन कर लिया था फॉर द पर्पस ऑफ द इंडियन मुस्लिम यूनिटी। नाउ गांधी जी होप कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम इंडिया की 2 मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कर देंगे, हिंदू और मुस्लिम, तो इससे बहुत आसानी से कॉलोनियल रूल खत्म हो जाएगा। There is no doubt about it कि non-cooperation movement is one of the most significant milestone in the Indian national movement, and no doubt about it कि इस पे सबसे ज्यादा unprecedented popular action start हुआ था उस समय। स्टूडेंट्स बेसिकली स्कूल्स जाना छोड़ दिए थे, लॉयर्स ने बेसिकली कोर्ट को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग क्लास स्ट्राइक पर जाती थी। 1921 में कम से कम नहीं तो 396 स्ट्राइक थी ऑल ओवर द कंट्री। नॉर्थ आंध्रा की बेसिकली जो ट्राइब्स थी उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया था, अवध के फार्मर्स ने टैक्सेस पे करना बंद कर दिया था, कुमाऊं के पेजेंट्स ने भी बेसिकली कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए काम करना बंद कर दिया था। नाउ दीज प्रोटेस्ट मूवमेंट कभी कभी लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप के भी डिफाइंस में होती थी। द थिंग इज दिस, नॉन कोऑपरेशन, महात्मा गांधी का अमेरिकन बायोग्राफर है लुइस फिशर, नाम याद रखना, ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का बिल्कुल। लुइस फिशर इज द अमेरिकन बायोग्राफर ऑफ द महात्मा गांधी। He said that this became an epoch in the life of India and of Gandhiji. It was negative enough to be peaceful and positive enough to be effective. That is almost the perfect explanation, perfect explanation of the non-cooperation movement. Negative enough to be basically peaceful and positive enough to be effective. So it entailed denial, renunciation, and the self-discipline. It was the training for the self-rule. Now, non-cooperation movement की वजह से ब्रिटिश राज की काफी बड़ा चैलेंज मिला था सिंस द रिवोल्ट ऑफ द 1857। लेकिन सैडली और अनफॉर्चुनेटली फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को एक ग्रुप ऑफ पेजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड अ पुलिस स्टेशन इन दी चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में जो है। उसमें 22 कांस्टेबल्स की बेसिकली डेथ हो गई थी। नाउ जब ये एक्ट ऑफ वायलेंस की बात गांधी जी के पास पहुंची तो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, और उनका कहना ये था कि नो प्रोवोकेशन can possibly justify the brutal murder of men who has been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves to the mercy of the mob. So this is how the non-cooperation movement was basically called off. During the non-cooperation movement, बहुत सारे से लोग थे, उनको बेसिकली जेल डाला गया क्योंकि दे वर ब्रेकिंग सम लॉज। महात्मा गांधी जी के ऊपर भी खुद मार्च 1922 यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के 1 महीने के बाद उनके ऊपर चार्ज लग गया था सेडिशन का। नाउ सेडिशन का चार्ज उनको इसलिए नहीं लगा था क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड कर रहे थे। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल छापे थे, उन आर्टिकल को छापने के बेसिस पे उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था कि वो
ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट सिडिशन कर रहे हैं। नाउ इस केस के अंदर जज का नाम था जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, द जज हु वाज बेसिकली प्रिजाइडिंग द केस, वाज एक्चुअली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट यू आर अ डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव एवर ट्राइड। मतलब जज वाज इन ऑ ऑफ महात्मा गांधी की, भाई तुम कुछ और ही हो, जीवन में मैंने देखा नहीं है ऐसा जलवा तुम्हारा। आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट ही सेड, लुक एट इट, अंग्रेजी में बोल रहा है और क्या भोकाल बातें कर रहा है। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गो टू दी ट्रायल, ठीक है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है महात्मा गांधी जी का, and judge C.N. Broomfield is basically sitting here and Gandhiji is standing over there, and the judge be like, it would be impossible the fact that you are in different category from any person I've ever tried or I'm likely to try. Future prediction मार दिया। It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of the millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life. लेकिन क्योंकि गांधी जी ने लॉ को वायलेट किया था, तो जो कोर्ट थी, इट वाज ऑब्लिगेटरी था उनके लिए कि उसको सेंटेंस दी जाए 6 साल की, 6 years इम्प्रिजनमेंट। खुद जज ब्रूमफील्ड भी बोला, इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल, और अगर गवर्नमेंट आपके इस पीरियड को रिड्यूस करे, नो वन वुड बी बेटर प्लीज्ड देन आई। ये बड़ा पॉपुलर केस है, ठीक है। दिस इज अ केस जिसमें गांधी जी के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, एंड ही इज कन्विक्टेड, ही इज गिल्टी ऑफ सेडिशन। बट मोर इंपॉर्टेंट इज दिस कि गांधी जी इन द केस रिफ्यूज टू फाइट द केस। उन्होंने बोला कि मैं फाइट नहीं करूंगा। यू आर टेलिंग मी कि मैंने सेडिशन किया है, मैं तुमको बोल रहा हूं कि मैंने सेडिशन किया है, आई एम गिल्टी ऑफ द सेडिशन, एंड प्लीज मिस्टर ब्रूमफील्ड एंश्योर मैक्सिमम पनिशमेंट देना। ये मत सोचना कि मेरे को थोड़ी सी पनिशमेंट दे दो। एंड देन ही वाज बेसिकली चार्ज्ड। और क्योंकि जो सेडिशन का जो लॉ है, सेडिशन के अंदर जब कन्विक्शन होती है तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 6 साल की। सो महात्मा गांधी जी को जेल हो गई थी 6 साल की। इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंगली इंटरेस्टिंग। सेकंड, क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने अपने यंग इंडिया नाम के अखबार में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, जिस आर्टिकल्स के ऊपर चार्ज था कि वो देश के अंदर सेडिशन करना चाहते हैं। ये केस के अंदर अकेले सिर्फ और सिर्फ गांधी जी नहीं थे, जो उस यंग इंडिया जो अखबार है उसका जो एडिटर था, उसको भी बेसिकली सेम सेडिशन के में कन्विक्शन हो गई थी। तो गांधी जी को 6 साल की सजा मिली थी, और वो हरीलाल बैंकर नाम था उस आदमी का, उसको बेसिकली 18 महीने की सजा मिली थी। याद रखना कि सेडिशन के ही केस के ऊपर बाल गंगाधर तिलक को भी बेसिकली 2 बार सजा मिली थी। एक बार 1897 में उनके ऊपर सेडिशन का केस चला था, उस समय उनको 18 महीने की सजा मिली थी। और एक बार 1908 में बाल गंगाधर तिलक के ऊपर सेडिशन का केस चला था, और उसमें उनको 6 साल की सजा मिली थी। 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन की सजा मिली, तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 6 साल कंप्लीट किए थे। मतलब कि 1914 में उनको 2-3 महीने के सजा होने से पहले पहले छोड़ दिया गया था, बट ऑलमोस्ट 6 साल की पूरी सजा हुई थी। महात्मा गांधी की सजा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के करीब चली थी। 1924 में महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। अपेंडिटाइटिस जो होता है, अपेंडिसाइटिस, उसका ऑपरेशन होना था। तो ब्रिटिशर्स वर काइंड ऑफ, उनको इस बात का थ्रेट लग रहा था कि अगर इनकी डेथ साइमल्ट मतलब क्या नाम है जेल में हो गई, तो बेसिकली शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ही वाज लेफ्ट ऑन दी हेल्थ ग्राउंड्स फ्रॉम 1924। तो ऑफिशियली उनको कन्विक्शन हुई है 6 साल की, लेकिन ही सर्व्ड ओनली 2 years, और अनकंडीशनल रिलीज दे दी गई थी। बाकी उनकी जो 4 साल की थी वो फिर बाद में क्या नाम है उनको कंटिन्यू नहीं करनी थी, ठीक है। सो बाय 1922 गांधी जी ने इंडियन नेशनलिज्म को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जैसा कि वो बेसिकली अपनी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्पीच में करना चाहते थे। इट वाज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, रादर जो लोकल लोग थे, पेजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, ये इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए थे। और यहाँ पर महात्मा गांधी को महात्मा एक्चुअली में खिताब मिल गया था। 1915 में ही मिलना स्टार्ट हो गया था। पहले भी उनको साउथ अफ्रीका में कुछ लोग महात्मा कहना स्टार्ट कर दिए थे, बट ऑफिशियली 1915 में पब्लिकली कहने जाने लगा था। The identification was strikingly reflected in his dress also. तो 1919, 1917 के दौरान जब चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद के सत्याग्रह किए, तो उन्होंने अपने जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे उनको त्याग दिया था। गांधी जी वेंट अमंग द पीपल सिंपली वियरिंग अ धोती। ही स्पेंट ईच डे वर्किंग ऑन हिज चरखा। और बेसिकली दूसरे नेशनलिस्ट को भी बेसिकली यही कहते थे। वो कहते थे कि जो ये चरखा चलाने का जो ये एक्ट है, ये बेसिकली मुझे जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर, इनके बीच के डिफरेंस को हटाने में मदद करता है। शाहिद आमीन नाम का एक हिस्टोरियन है, वो कहता है कि जो ये महात्मा गांधी की इमेज है उत्तर प्रदेश के पेजेंट्स के बीच में, एज कन्वेड बाय द रिपोर्ट्स, व्हेन ट्रेवल्ड थ्रू द रीजन इन फरवरी 1921, गांधी जी वाज रिसीव्ड बाय द क्राउड्स एवरीवेयर।
ये उनका किताब, ये उनका न्यूज़पेपर था, यंग इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे वेयर ही वाज चार्ज्ड फॉर द सेडिशन। 13 नवंबर 1924, तब तक तो छूट चुके थे, 1924 में इनको छोड़ दिया गया था, फेब 1924 में। 13 नवंबर को ये सेडिशन के केस के बाद कलाइडर है। 13 नवंबर को मेरा बर्थडे भी है। गांधी जी बेसिकली 101 साल पहले आर्टिकल लिख रहे थे। सही है भाई, गांधी जी का अपना सही है। देखो क्या नाम है, जीवन में अगर एक देखो इंडियन किसी भी नेशनल मूवमेंट में अगर आप देखो, तो एक तो जो लॉयर आदमी होता है और एक जो जर्नलिस्ट होता है, ये लोग सबसे आगे रहते हैं। यही लोग हैं नेशनल मूवमेंट चलाने वाले लोग, मेरे को दिख गया है। कल से मैं लॉयर, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग लॉ स्कूल, इट्स डन डस्टेड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, लॉयर बनना है लाइफ में। सो दिस इज हाउ अ हिंदी न्यूज़पेपर इन गोरखपुर। गोरखपुर में अब ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार महात्मा गांधी वाज वेरी पॉपुलर बाय 1922। जिस भी गांव में जाते थे तो सारी की सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, लोग उनसे मिलना चाहते थे, लोग देखना चाहते थे, उनके बारे में मिथ फैली हुई थी। देखो यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस के, पहले उत्तर प्रदेश को आज़ादी से पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। देखो यहाँ पर सिकंदर साहू था बस्ती गांव का, वो कहता है कि महात्मा गांधी जी के अंदर ही वुड बिलीव, वो महात्मा गांधी जी में तभी मानेगा जब वो कढ़ाई जो है जिसके अंदर पूरा का पूरा शुगर केन का जूस पड़ा हुआ है, उसके कारखाने में जो रखा होता है, जब वो टूट जाए, इमीडिएटली उसके कहते ही वो पूरा का पूरा कढ़ाई कढ़ाई जो थी वो दो हिस्सों में टूट गई। सो ऐसे रूमर्स, ऐसी मिथ मेकिंग बेसिकली न्यूज़पेपर्स में थी। दैट इज द चार्म ऑफ द महात्मा गांधी, दैट्स हाउ ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ ऑल दीज पीपल। उनका वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, रादर ही एंडेड अप बिकमिंग अ स्पिरिचुअल फिगर आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। लुक एट इट, दिस इज, ये न्यूज़पेपर की एक कहानी है। आजमगढ़ का एक कल्टीवेटर था, उसने एक बार चैलेंज मारा कि मैं महात्मा गांधी में तब मानूंगा जब मेरे जो खेत हैं उसमें सीसम उगाएगी, विद हिज फील्ड प्लांटेड विद वीट। कहते उसने गेहूं उगाई है लेकिन उसमें शीशम उगाई, तो मैं उसको मान लूंगा। नेक्स्ट डे द वीट इन दैट फील्ड बिकम शीशम। गेहूं के जो पेड़ थे वो शीशम के पेड़ बन गए। नाउ दिस थिंग्स ऑब्वियसली इसकी कोई हिस्टोरिकल वेरासिटी नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि दिस इज, ये चीज हमें बताती है कि हाउ some great leaders captures the imagination of people and how they become important. This is nothing new, this is not related to literacy. आज भी ऐसा होता है, this happens always in the history. जो बहुत पावरफुल लीडर्स होते हैं, द बिग लीडर्स, पीपल सी देम विद सर्टेन इमेजिनेशन, पीपल बिलीव इन देयर मिरेकल्स। तो ये कहानियां इनमें से सच कुछ नहीं है, लेकिन ये न्यूज़पेपर्स में छपी हुई है, एंड वी सी व्हाट वाज बिल्डिंग, व्हाई दीज पीपल आर सो इम्पैक्टफुल। गांधी जी जहां पे भी जाते थे, उनके पावर्स के बेसिकली ये जो मिरेकल स्टोरीज हैं ये पहुंच जाते थे, एंड तभी उनका नाम गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा पड़ गया। जो किसान थे उनको एक सेवियर की तरह देखने लगे थे, उनको लगा था कि ये आदमी हमें अपने टैक्सेस से और ऑपरेसिव ऑफिशियल से बचा देगा। गांधीज अपील अमंग्स द पुअर एंड द पेजेंट्स इन पर्टिकुलर और ज्यादा एनहांस हुई, बिकॉज ही यूज्ड टू लिव व्हाट ही यूज्ड टू प्रीच, राइट। उन्होंने अपनी पूरा का पूरा वो धोती चरखा, बेसिकली जब लोग उनको देखेंगे तो उनके साथ आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। महात्मा गांधी वॉज बाय अ कास्ट, अ मर्चेंट एंड अ प्रोफेशन lawyer, but his simple lifestyle, love of working with his hands allowed him to empathize more fully. पता तो तभी चलेगा ना गरीबी क्या होती है, तभी पता चलेगा ना जब गरीबों की तरह जीना पड़ेगा। मैनुअल लेबर करे बिना कैसे पता चलेगा कि मैनुअल लेबर होता क्या है। दिस इज व्हाट वाज द ब्रिलियंस ऑफ द गांधी। नाउ द थिंग इज दिस, धीरे धीरे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है, लुक एट इट व्हाट इज हैपनिंग हियर। सबसे पहले न्यू ब्रांचेस ऑफ द कांग्रेस वर सेटअप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया, उनको कहा जाता था प्रजा मंडल, ठीक है। गांधी जी एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग। नाउ ये गांधी जी का एक नेशनलिज्म का आइडिया था, इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रैंड ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। सो अगर हम ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वी विल शन ऑल द ऑफिशियल ऑफिसेस, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट छोड़ देंगे, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कॉलेजेस है वो छोड़ देंगे, हम इंग्लिश में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाई करेंगे। एंड फ्रॉम द सेम आइडियोलॉजी कम्स द आइडिया कि गांधी जी एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग रादर देन इन द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, इंग्लिश की बजाय बेसिकली देश की भाषाओं में बात करो। तभी इसी वजह से जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज थी, दे वर बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक रीजन्स रादर देन ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। सो इन दीज डिफरेंट वेज जो नेशनलिज्म था वो बेसिकली देश के अंदर तक पहुंच पाया। उससे पहले 1915 से पहले सबके सब लोग क्या कर रहे थे, और जो 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी, द पीपल वर बेसिकली ट्राइंग टू बिकमिंग प्रोग्रेसिव एंड लिबरल, बट इन द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स की ही लैंग्वेज में प्रोग्रेसिव और लिबरेशन क्या नाम है लिबरल होने की कोशिश की जाएगी, सो अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल के लिए वो चीज अनकम्युनिकेटेबल हो जाएगी, मतलब दे वुड नॉट बी एबल टू जज, दे वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई विद इट। सो दिस small idea
कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे ये आइडिया लाया गया कि अपने खुद की चीजें यूज करो, अंग्रेजों को मत छोड़ दो, उनको नॉन कोऑपरेट करो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, गो इंडियन, be Indian, self-reliant. Simultaneously, the same ideology basically shifts to the language also. And these languages also, तो ये जो कांग्रेस की जितनी भी वर्किंग कमेटी थी, they are built up in the linguistic manners. यही रीजन है उसके बाद कि बेसिकली फाइनली जब देश आजाद हुआ तो धीरे धीरे वो लिंग्विस्टिक क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन की वजह से जो लिंग्विस्टिक कमिटीज थी डिस्ट्रिक्ट की, उनकी वजह से वो सारे के सारे एक भाषा बोलने वाले लोग जो थे एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए. बाय नाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी बेसिकली जो थे, बहुत सारे से जो लोग थे वो महात्मा गांधी को सपोर्ट करने लगे. वन ऑफ द सब इंपॉर्टेंट जो कि ओपनली महात्मा गांधी को और इंडियन नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, दैट वाज द जीडी बिरला. महात्मा गांधी ओन रोल वाज वाइटल, जिसको हम गांधीयन नेशनलिज्म कह देते हैं. बिटवीन 1970 एंड 1922 ड्यूरिंग द चंपारण टिल द एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और भी जो देश के ब्रिलियंट लीडर्स थे वो गांधी जी को ज्वाइन कर चुके थे, विच इज महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत एंड सी राजागोपालाचारी. राइट. महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में वो जो सेडिशन केस के अंदर जो जेल हुई थी वहां से छोड़ दिया गया, गवर्नमेंट ने अनकंडीशनली छोड़ दिया था. एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वो अगले 5-6 सालों तक डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे. ही डिवोटेड हिज अटेंशन, क्योंकि एक तो हेल्थ की वजह से उनको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था. ही वेंट टू द प्रमोशन ऑफ होमस्पन क्लोथ, खादी को प्रमोट करते थे और अनटचेबिलिटी के ऊपर काम करते थे, बिकॉज ही वाज नॉट सोनली अ पॉलिटिशियन बट ही वाज रादर अ सोशल रिफॉर्मर टू. देन 1930 में 1930 में वो फिर दोबारा से पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं विद न्यू नेशनल मूवमेंट विच इज कॉल्ड एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसका इंपैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से भी ज्यादा रहता है. महात्मा गांधी फोकस्ड इन ओनली सोशल रिफॉर्म्स, लेकिन 1928 में वो वापस पॉलिटिक्स में आए. किस वजह से? स्पेसिफिकली स्पीकिंग साइमन कमीशन की वजह से. 1919 के अंदर मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर एक प्रोविजन था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा टू एनालाइज द वर्किंग्स ऑफ द मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एंड सजेस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. बट जब साइमन कमीशन बनाया गया तो उसके अंदर 7 मेंबर्स थे एंड ऑल ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, that a commission which is supposed to recommend the constitutional reforms of the country does not have any Indian in it. Now, during that time, Gandhiji didn't himself participate in the movement. जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है स्पेसिफिकली, बट ही ऑल्सो गेव हिज ब्लेसिंग्स. तो मतलब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो गांधी जी हैं, लेकिन क्या साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन जो प्रोटेस्ट होते थे उनके अंदर गांधी जी इन्वॉल्व थे? ही वाज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन एज सच. लेकिन यहां पर एक बदलाव आता है दिसंबर 1929 में. कांग्रेस का जो एनुअल सेशन होता था वो लाहौर में कंडक्ट कराया गया था. ये दो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए स्पेसिफिकली. एक तो स्पेसिफिकली इसमें जवाहरलाल नेहरू, द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस का हर एक साल में एक प्रेसिडेंट चुना जाता था, सिग्निफाइंग द पासिंग ऑफ द बेटन टू द यंगर जनरेशन. ये एक तो इस बात का साइन है कि अब 1930 में कांग्रेस के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. इससे पहले के जो लीडर्स थे दे वर स्लाइटली ओल्डर, नाउ मोर aggressive and more radical leadership is basically Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru, they are taking the lead. Second, ये 1929 का यही सेशन है जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी. अब ब्रिटिशर से स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज, यानी कि द ऑफिशियल डिमांड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फ्रॉम डिसंबर 1929 इज दैट द ब्रिटिशर्स शैल लीव द कंट्री कंप्लीटली. अब यहां पर इन्होंने 1929 पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करेंगे, इंडिपेंडेंस डे को ऑब्जर्व करने लगे. नेशनल फ्लैग बेसिकली हर जगह पे होइस्ट किया गया. ये हमारा तिरंगा नहीं था बेसिकली, जो कांग्रेस का उस समय का फ्लैग था जिसमें बीच में चरखा बनाया हुआ करता, उसको बेसिकली होइस्ट किया गया. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स. गांधी जी हिमसेल्फ इशूड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस कि भाई करना क्या क्या पूरे के पूरे दिन, ठीक है. गांव गांव तक जाकर अपनी पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन करनी है एंड सारी की सारी जो है आइडेंटिकल सेम टाइम पे, मतलब कि 10 बजे सबके सब पूरे के पूरे गांव के अंदर इकट्ठे मीटिंग कराओ सारे के सारे देश में. एंड एट द टाइम ऑफ मीटिंग बाय द बीटिंग ऑफ द ड्रम्स सेलिब्रेशन वुड बिगिन. नेशनल फ्लैग को पहले होइस्ट करेंगे और उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए, चाहे चरखा चलाने के लिए, अनटचेबल्स में रीयूनियन ऑफ हिंदू एंड मुसलमान, प्रोहिबिशन वर्क, कुछ भी जो जो कर रहा हो. नाउ पार्टिसिपेंट्स वुड टेक अ प्लेज. जितने भी लोग होंगे वो एक कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि द इनएलिएबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल और ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल. नाउ ये देखो यहां से दिसंबर 1929 के
28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वो कांग्रेस सेशन होता है। दे डिसाइड कि पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाएगी और इसके लिए इन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन चुना कि यार इस दिन से हम प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इसको कहेंगे पूर्ण स्वराज दिवस। एंड फाइनली जब ये काम चल रहा था, that is when basically Gandhi ji decided that I will start a movement to get this पूर्ण स्वराज, ये complete independence चाहिए के लिए मैं एक movement start करता हूं। and this was this that he would lead a march to break a law of the British India, जिसमें सॉल्ट लॉ जिसको कहते हैं, नमक के कानून जो थे वो ये कानून थे कि सॉल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती थी, तो इंडिविजुअल जो लोग थे वो बेसिकली सॉल्ट नहीं बना सकते थे। नाउ दिस अफेक्ट्स लिटरली एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि खाने में नमक तो बेसिकली सबके पड़ता ही पड़ता है। सो ही सेड दैट कि आई एम गोइंग टू ब्रेक दैट लॉ। स्टेट के पास मोनोपोली है मैन्युफैक्चर करने की और सॉल्ट को सेल करने की। उसने कहा कि ये मोनोपोली जो है वो बेसिकली गलत है एक प्रकार से, दिस इज अनजस्ट। सो कैसे कोई किसी को नमक बनाने से रोक सकता है? इसीलिए हम एक मार्च लेंगे, मैं अपने साबरमती आश्रम से चलूंगा, डांडी एक कोस्टल टाउन है गुजरात में, वहां तक पैदल चल के जाऊंगा और खुद नमक को बेसिकली बना के इस लॉ को तोड़ूंगा और ऐसे फिर पूरे देश में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि डिसओबे करेंगे हम इस कानून को चारों तरफ। सो एनीबडी पीपल हु वर फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट यूज फॉर इवन डोमेस्टिक यूज, तो उनको हमेशा गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता था। तो जो ये स्टेट की मोनोपोली थी दिस वाज ऑब्वियसली अनपॉपुलर, तो इसकी वजह से जो वो डिसकंटेंट होता है लोगों में उसको टैप किया जा सकता था। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, मोस्ट इंडियंस अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी चैलेंज, लेकिन उस समय ना ब्रिटिशर्स ने स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स के पास ये रिपोर्ट पहुंची कि गांधी जी ऐसे कुछ करने वाले हैं। एंड हिस्टोरिकली एज वी कैन सी द पीपल द ब्रिटिश लीडर्स एट दैट टाइम रियलाइज कि ठीक है करने में क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। गांधी जी ने पहले ही एडवांस नोटिस दे रखा था सॉल्ट मार्च का लॉर्ड इरविन को, लेकिन इरविन काइंड ऑफ डिडंट टेक इट सीरियसली, उन्हें करने दे जो मर्जी, क्या ही फर्क पड़ता है, नमक तोड़ देगा क्या कर लेगा, पकड़ लेंगे इसको जेल में, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, इस लैंग्वेज में नहीं सोचा था, सेंटीमेंट ऐसा होगा मुझे जहां तक इमेजिन, आई वाज नॉट देयर इन देयर बट आई थिंक दिस इज हाउ दिस Irwin was thinking. So somebody will come to Irwin and be like, sir, you know what, like Mahatma Gandhi is going to break the salt law. I think probably accent में बोला होगा, Mahatma Gandhi is going to break the salt law. And then Irwin would be like, तो हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, करने दो भाई, कोई मतलब Irwin would have said it in English, but I'm just assuming that the sentiment was probably, हाँ तो ठीक है ना, क्या है, क्या फर्क पड़ता है नमक के लॉ को तोड़ने से, क्या कर लेगा, कितना खा दिया, 2 रुपए का नमक, अरे जान दो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस आदमी को अटेंशन चाहिए, इसको अगर हम अभी अरेस्ट कर लेंगे ना तो ये ज्यादा कलेश करेगा, करने दो इसको, कुछ नहीं पड़ा। This is probably he said it, but obviously he didn't say it exactly like this, but in a reimagination of history, जब मैं मूवी बनाऊंगा महात्मा गांधी के ऊपर, दिस इज हाउ द इरविन विल स्पीक। So Mahatma Gandhi basically started the Dandi March on the 12th of March of 1930। अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं वो और 3 हफ्ते तक चलते चलते गांव में बेसिकली भीड़ इकट्ठे करते करते जाते हैं। ही मेकिंग ए फिस्ट फुल ऑफ सॉल्ट एंड देयर बाय मेकिंग हिमसेल्फ ए क्रिमिनल इन द आईज ऑफ द लॉ, एंड उनको उसको उस समय अरेस्ट कर लेते हैं। एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन थी कि अब जैसे ही गांधी जी एक बार लॉ तोड़ दे तो जो मर्जी जाओ और जाके बेसिकली नमक बनाओ, जैसे ही नमक बनेगा कानून टूटेगा और उसको बेसिकली सबको जेल करना पड़ेगा। ये देखिए गांधी जी ने लिखा हुआ है, द सॉल्ट मोनोपोली इज अ 4-fold कर्स। एक तो विलेज इंडस्ट्री को खराब करती है, डिस्ट्रक्शन, फोर्थली टू क्राउन दिस फॉल या अनहर्ड ऑफ टैक्स ऑफ मोर देन 1000% ऑफ द टैक्स। बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा ही लग रहा है। ग्रेट। सो विद द नॉन कोऑपरेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियली सैंक्शन नेशनलिस्ट कैंपेन, और भी ज्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट लॉज थे उनके अगेंस्ट भी इसी में अटैक करने लग गया। फैक्ट्री वर्कर्स थे वो भी बेसिकली स्ट्राइक पर चले गए। लॉयर्स ने अगेन ब्रिटिश कोर्ट्स को क्या नाम है अटेंड करना बंद कर दिया। स्टूडेंट्स बेसिकली गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाने लगे, द सेम थिंग। सो इन द वेक ऑफ द सॉल्ट मार्च 60,000 Indians were arrested. That is a very, very huge, biggest number. Great. All right. The progress of the Gandhi March कैसे पता चलता है? बड़ी सारी चीज पूरे पूरे अभी हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में सीक्रेट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं पुलिस ऑफिशियल्स की, जो कि उनको डिप्यूट कर रखा था उनके मूवमेंट्स को रिपोर्ट क्या नाम है मॉनिटर करने के लिए। दीज रिप्रोड्यूस द स्पीचेस, वो क्या क्या स्पीच देते थे उन सबको क्या नाम है
कैप्चर किया हुआ है। ही कॉल्ड अपॉन लोकल ऑफिशियल्स टू रिनाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ये सेडिशन बनता था इनके ऊपर एक दूसरे वाला। वैसे 1922 में जब महात्मा गांधी जी के ऊपर सेडिशन हुआ, एक तो पहले तो डेस्टिनीज चाइल्ड है, 6 साल की जेल में आदमी 2 साल में ही छूट गया भाई। मतलब कभी आपने सोचा अगर तुम सेडिशन कर दो और तुमको 6 साल की सजा हो तो तुम तो गए ना 6 साल के लिए अंदर। जीवन में कितने ही साल होते हैं, 40 साल की तो जिंदगी है। देखो पहले 20 साल तक तो हमें अपना नाम भी नहीं पता होता, लास्ट के 20 साल में तो हम वैसे बुढ़े बुढ़े जी रहे होते हैं। तो ये 20 से लेके 60 तक की ही तो जिंदगी है मोटा मोटी मेरे हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा 70-50 साल की जिंदगी लगा लो यार। 50 साल की जिंदगी में अगर 6 साल आदमी की जेल में कट जाए, और वो भी चैलेंज करके कि नहीं नहीं भाई तू कितनी सजा दे रहा था, 2, अरे नहीं भाई मैंने पूरा सेडिशन किया है, पूरे 6 साल की लूंगा सजा। इमेजिन सिटिंग स्टैंडिंग इन द कोर्ट एंड यू आर आस्किंग फॉर द मैक्सिमम पनिशमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ, लाइफ में भोकाली हो तो फिर गांधी जी जैसी हो, या तो कोर्ट में जाओ ही मत, और जाओ तो फिर उसको बेसिकली जज को चैलेंज कर दो कि वो क्या, यस सेडिशन हाँ मैंने किया। व्हाट? अब प्रूव ही नहीं करना बेचारे को, जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रूव ही नहीं करना सर। एक तो पहले बेचारा, आई कीप ऑन इमेजिनिंग दिस ऑलवेज, प्रोसिक्यूशन वाला वकील आया, वो अपना पिछले 1 महीने से काम कर रहा था, डिटेल उसने चार्जशीट वार्डशीट बना रखी थी, बोला गांधी जी को जेल करवा दूंगा, पूरा सेडिशन को प्रूव कर दूंगा, लॉ वो पढ़ के आईपीसी सब पढ़ पढ़ के आ गया वो कोर्ट के अंदर। एंड ही इज लाइक, ही इज इन हाइप, ही गॉट टू परफॉर्म। उसको जज के सामने प्रूफ देने, एविडेंस देने कि ये गांधी आदमी ये सेडिशन कर रहा है, अभी बता दो। एंड द मोमेंट द जज कम्स एंड गांधी लाइक हाँ भाई करा भाई सेडिशन। बेचारे प्रोसिक्यूशन का तो 1 महीने का काम है। ओके, एंड द जज भी लाइक ठीक है गलत किया आपने और आज से सेडिशन मत करना, मैं आपको 6 महीने की सजा देता हूँ। एंड देन गांधी भी लाइक एक्सक्यूज मी, कितनी मैक्सिमम कितनी होती है? 6 साल की। तो भाई किसने मांगी तेरे से 6 महीने? मैंने पूरा सेडिशन किया, छोटा ऐसे कम सेडिशन नहीं किया मैंने, 6 की देनी हो तो ये कोर्ट में ऐसे मैं हलवा खाने नहीं आया हूँ। एंड सिमिलरली दोबारा से लाइक दिस लाइक गाय लाइक कि बच्चों एक काम करते सॉल्ट फ्लो तोड़ देते। तो लड़का जा रहा है अपना पैदल पैदल जा रहा है, ठीक है, वाइब करते हुए, गाँव वाँव जाता है, सबको बोल रहे हैं चलो दांडी मार चलते हैं एंजॉय करने के लिए। एक तो गाँव वासी भी मतलब पता नहीं, देखो उस समय ज्यादा काम टीवी वीवी होता नहीं था, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देयर वाज नथिंग राइट, सो एवरीबॉडी वाज कूल। क्या कर रहे हैं भाई खाली अगले 2 महीने तक? कुछ नहीं है, दांडी मार चले गए पापा। सो ही इज जस्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम, ही इज जस्ट बेसिकली गोइंग एंड वॉकिंग, एंड हर एक विलेज में जाते हैं तो और भीड़ इकट्ठा होती जाती है, विच इज अगेन अमेजिंग। व्हाई? बिकॉज लोग लिटरली ही फ्री थे, इट सीम्स सो। मतलब सी जब आप बोलेंगे ना कि भाई क्या, जब आप मूवी भी देखेंगे एंड जब आप कभी वैसे भी इमेजिन करेंगे तो दांडी जब वो साबरमती आश्रम से चले थे दांडी मार्च पे, सो द ओनली 78 पीपल्स वर विद हिम, ठीक है, एंड व्हेन ही रीच्ड द दांडी देयर वर लाइक एटलीस्ट 4 to 5,000। सो देयर आर पीपल हु बेसिकली जॉइंड हिम ओवर द वे। द पॉइंट इज दैट हु डज दैट? अगर मेरे पापा थे और गांधी जी आए, गांधी जी ने एक वाइब वाली स्पीच दी एंड मेरे पापा अगले दिन दांडी मार्च के लिए निकल गए, एंड एवरीबॉडी, पापा दांडी मार्च के लिए चले गए हैं, अभी 2 महीने बाद वापस आएंगे, सॉरी अंकल। तुम क्या कर रहे हो? मैं कल सुबह निकलूंगा, मेरे को तो रात को होमवर्क करना था इसलिए रूम में अभी कैब पकड़ लूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा भी 2 महीने का टेक लेना। स्कूल वकूल तो वैसे ही मना कर रखे हैं गांधी जी ने, मेरे को नहीं करना। आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश के टीचर से तो बातें नहीं करनी मेरे को। ओके, nevertheless, you won't get Swaraj merely by the repeal of the salt taxes. For Swaraj, you must make amends what you did to the untouchables. स्वराज के लिए हिंदुओं, मुस्लिम, पारसी और सिखों को यूनाइट होना पड़ेगा। ये है स्वराज। ये नमक के कानून तोड़ने वोड़ने से कोई स्वराज नहीं मिलेगा। एक तो खुद ही करके फिर डांट भी देते थे। द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस रिमार्क, मिस्टर गांधी अपीयर्ड calm and collected. He is gathering more strength as he proceeds. अच्छा, उसके बाद you know why like how Gandhi ji became basically international leader? ये जो दांडी मार्च थी ना, दिस वाज कवर्ड बाय द इंटरनेशनल मीडिया, मेजर मतलब किया था। अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम में इनके बारे में छपी हुई थी बहुत सारी बातें। टू बिगिन विद स्कॉन्ड एट गांधीज लुक, पहले तो उनकी बेइज्जती करते हैं, स्पिंडली है, पतला सा कांचला आदमी है, धोती पहन के चल रहा है। दस इन इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द मार्च, जो टाइम था, जो न्यूज़पेपर था, इट वाज स्केप्टिकल ऑफ सॉल्ट मार्च। ये क्या है, ठीक है। इट क्लेम दैट गांधी जी सैंक टू द ग्राउंड एट द एंड ऑफ द सेकंड डे वॉकिंग, कहे दूसरे दिन थक गया लड़का। बूढ़ा आदमी है, पतला सा कांचला सा आदमी है, थक गया। मैगजीन डिडंट बिलीव दैट दिस emaciated saint would be physically able to go much farther. And that is how you always start. People on the first day of yours is always going to throw shade at you.
but then you keep walking, you will feel weak, you will feel emaciated. In your UPSC preparation, there are people who are going to laugh at you. ये करेगा UPSC, ये करेगी, इसके बस की है. On the first day, you will also not believe. But then Gandhi didn't listen to anybody. This is a beautiful chapter. Look at it. Amazing. The Time magazine is basically printing about the first day. They are reporting it. And on the first day, this दूसरे दिन तो इसकी हालत खराब हो गई है. They literally says that. At the end of the second day, the sank to the ground at the end of the second. अंग्रेजी बोल. एक तो अंग्रेजी वालों के अंदर एटीट्यूड बहुत होता है. वायलेंस होगी मेरे हाथों की. देखो वहाँ सुन एक सेकंड कहाँ गया. हाँ. The Gandhiji sank to the ground at the end of the second day's walking. This emaciated saint would he be physically able to go much further? Well, I can't believe it. But एक हफ्ते बाद इन रिपोर्टरों की भी थोड़ी सी exactly. भाई कोई बात है. Time had made the British rulers desperately anxious. बोला कि अब एक हफ्ते बाद इनको लोग हो यार थोड़ा अब तो कुछ गलत हो रहा है. Gandhiji himself, they now saluted as saint and the statesman who was using Christian acts as a weapon against men with Christian beliefs. सॉल्ट मार्च की सबसे तीन खास बात थी. फर्स्ट, इट वाज द इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन. ठीक है, यहां से हमारा लड़का जो है वो इंटरनेशनल हीरो बन गया है. द मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड द अमेरिकन प्रेस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. ये क्वेश्चन है मेंस का सीधा सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. द सेकंड, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज जिसमें लड़की लोग भी पार्टिसिपेट करने लगी थी. उससे पहले वाली जो स्वदेशी और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, विमेन डिड पार्टिसिपेट. रादर स्वदेशी मूवमेंट इज द फर्स्ट वन जिसमें विमेन पार्टिसिपेट करती है. बट दिस चेंज द नंबर. पापा दांडी मार्च में नहीं गए थे, दादा और दादी भी और मामा मम्मी भी चली गई है. द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधीजी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू द मेन अलोन. तो उन्होंने, अच्छा दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, कौन है कमला देवी चट्टोपाध्याय? हिस्टोरिकल फिगर है इंपॉर्टेंट वाली. दांडी मार्च के अंदर फीमेल्स को भी इंट्रोड्यूस करो. कमला देवी वाज हरसेल्फ जिसको बेसिकली अरेस्ट करना पड़ा था. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट वाज द सॉल्ट मार्च व्हिच फोर्स्ड द ब्रिटिश टू रियलाइजेशन कि राज हमेशा नहीं रहेगा भाई, कभी ना कभी तो इंडियंस को पावर देनी ही पड़ेगी. And this is the reason why in the 1935 Government of India Act, there was a lot of devolution of power and rather फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाने का पूरा प्लान आ गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बनाती है. पहली मीटिंग नवंबर 1930 में हुई थी. अप्रैल में दांडी मार्च हुआ है. उसकी नवंबर 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है. तो महात्मा गांधी नहीं जा पाए क्योंकि ये आदमी जेल में है. ठीक है, बट विदाउट दी प्री एमिनेंट पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया. तो जब महात्मा गांधी नहीं गए, एक्चुअली में कांग्रेस के सारे लीडर्स जेल में थे. ये सब के सब नमक लॉ तोड़ते रहते थे. मई जून जुलाई अगस्त में बेसिकली सबके सब जेल में थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिलियंस एंड द जीनियस, सॉल्ट लॉ को तोड़ने की सजा क्या थी? 15 दिन की जेल. ओके, सी इफ आई आस्क यू कि यूपीएससी पे प्रोटेस्ट करने चलते हैं, मजा आएगा. यूपीएससी के वहां पे जाके चेयरमैन के खिड़की के शीशे तोड़ देंगे, इनसे रिफॉर्म करवा के मानना है कि आंसर की क्यों नहीं देते, प्री का रिजल्ट के बाद कट ऑफ क्यों नहीं देते, इस प्रोटेस्ट पे ले चलूं. बट देन यू विल लाइक सर वी काइंड ऑफ सपोर्ट यू एंड वी काइंड ऑफ लव यू ऑल्सो, बट ऐसा करने से सजा हो जाएगी जेल, चाहे 1 साल की जेल हो गई सब, तो क्या करेंगे? यू विल नॉट. बट अगर सॉल्ट लॉ तोड़ने की 15 दिन की जेल है, ठीक है. So ये this is what they did. That's what it's a very tactical decision. ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चल रहे हैं. There is genius behind it. जो भी लोग खाली चल सॉल्ट लो तोड़ 15 दिन जेल में हो जाएंगे, 15 दिन वैसे आ जाए ना, फिर बाहर आके फिर तोड़ दिया जाके, बाहर आके फिर तोड़ देते. यही कर रहे थे पूरे साल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोग यही कर रहे थे. ठीक है. गांधी जी वाज रिलीज फ्रॉम जेल इन जनवरी 1931. तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गई, ब्रिटिशर्स भी लगी भाई वो लड़का का है बड़े वाला, खाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आ गए हो सब के सब, बिग डैडी को कौन बुलाएगा, उसके बिना हो जाएगी बात तुमसे कुछ. तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि वो हो, फिर उनको जनवरी 1931 में छोड़ा गया एंड द वाइसरॉय ऑब्वियसली द गांधी इरविन पैक्ट. तो गांधी और इरविन के बीच में फिर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ. इरविन साइड की भाई देख, 2 बातें बताता हूं तेरे को. एक तो ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते, मेरे पर बहुत प्रेशर है, ऊपर से पार्लियामेंट से आता रहता है. ठीक है. दूसरा, वी आर गोना डू अ न्यू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाई डोंट यू जस्ट लाइक come and discuss with this stuff.
एंड गांधी जी ऑल्सो गेव हिज सर्टेन डिमांड्स, तो उन्होंने कर दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाएगी। गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, सारे के सारे प्रिजनर्स जो भी नॉन वायलेंस, जो कि सिंपल पकड़े गए हैं, उनको सबको छोड़ना पड़ेगा। जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर है उसको बेसिकली कोस्ट पे अलाउड किया जाएगा। नाउ दिस पैक्ट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द नेशनलिस्ट। व्हाई? क्योंकि एक तो स्पेसिफिकली इस पैक्ट में गांधी जी ने ये कमिटमेंट नहीं ली थी कि भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलेगी। ही कुड मियरली ऑब्टेन एन अश्योरेंस ऑफ टॉक टुवर्ड्स दैट पॉसिबल एंड। तो इरविन ने ये नहीं बोला कि आजादी वजादी कुछ होगी, बोला कि बात कर लेंगे, काम करो, बात कर लेंगे आज, राइट। सो गांधी इरविन पैक्ट का जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ ये नहीं है कि क्या भगत सिंह जी के लिए मर्सी ली जा सकती थी, साथ में इंपॉर्टेंट वाला एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि व्हाई डिडंट गांधी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हियर। इरविन वाज जस्ट एबल टू से कि हाँ करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल, हाँ स्वराज करते हैं, बात करते हैं भाई, कोई बात नहीं, तो आओ तो सही, एक बार लंदन आओ यार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आओ, बड़ी गोल मेज लगा के आओ, उधर बात करेंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई फिर गांधी जी की बात 1931 में। यहाँ पे गांधी जी रिप्रेजेंटेड कांग्रेस। हाउएवर हिज क्लेम दैट हिज पार्टली रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ इंडिया केम अंडर चैलेंज फ्रॉम 3 पार्टीज। मुस्लिम लीग भी गए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम जो भारत के हैं उनके हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद जो प्रिंसेस थे, जो लोकल प्रिंसेस थे, वो बोले भाई हमारा अलग की बात करें, गांधी जी से कोई लेना देना नहीं, हमारी अलग से बात होगी, कि कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं उनकी टेरिटरीज में। एंड बी आर अंबेडकर वाज बेसिकली अगेंस्ट, हु आर्ग्यूड कि गांधी और जो कांग्रेस है वो लोअर कास्ट को बेसिकली नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बेसिकली अलग किया जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज इनकंक्लूसिव, क्योंकि फिर ये ऐसे ग्रुप बन गया, ये कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई हम पूरे के पूरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आओ हम बात करेंगे, बट देन देयर आर अदर पीपल, मुस्लिम लोग, मुस्लिम लीग कहती है कि नो 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 नो, कांग्रेस का भाई मुस्लिम, हम बैठे ना, मुस्लिम लीगों के, तो मुस्लिम लोगों के तो रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। देन उसके बाद ये प्रिंसेस, तो बोले एक सेकंड भाई, राजा वाजा कौन कांग्रेस कौन। और देन अंबेडकर आल्सो वाज एन इंपॉर्टेंट लीडर एट दैट टाइम, ही आल्सो सेड कि ना ना ना, लोअर कास्ट वाली बात हम अलग करेंगे, उसका अलग सेक्टर है भाई। तो उसकी वजह से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी इंक्लूसिव हो गई। गांधी जी वापस आते हैं, वो इमीडिएटली सिविल डिसोबीडियंस को रिज्यूम कर देते हैं, अगले दिन उसको फिर से जेल में डाल देते हैं, ठीक है। In a private letter to his sister Willingdon, it is a beautiful world if it wasn't for Gandhi. At the bottom of every move he makes, which he always says is inspired by God, one discovers the political maneuver. I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact is that we live in the midst of a very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy. अपने दुश्मन से ये बात कहलवाना एक प्रकार का इनाम है। अब इरविन हट चुका था, ये नए वाला वाइसरॉय है, ठीक है, न्यू वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जो है, ये देखो गांधी बैठे यहाँ पे सब अंग्रेजों के बीच में, ये देखो ये देखो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन नवंबर 1931 में चल रही है, हमारा लड़का सबसे बीच में बैठा हुआ है, क्या कौन आवाज, बताओ क्या काम करना है। सॉरी, ओके। सो द वाइसरॉय ऑफ द कंट्री, गांधी जी का फायर देखो तुम क्या है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वाजंट फॉर गांधी। अगर तुम अपने अपोनेंट से ये कहलवा दो कि भाई ये आदमी ना हो तो सुन, जीवने का मजा आ जाए, इससे ज्यादा पावर मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं हो सकती है। ये इस कलेशी आदमी है कि एट द बॉटम सब कुछ करता है, बोलता है कि भगवान से इंस्पायर इंस्पायर है, लेकिन है बड़ा चतुर पॉलिटिकल आदमी। अमेरिकन प्रेस बोल रही है वंडरफुल मैन, लेकिन यार हम ना फंस गए हैं गलत, ये अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल, सुपरस्टिशियस हो गए हैं, गांधी को पता नहीं क्या मानते हैं। मजा आ गया। मतलब अगर तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो और सामने वाले की नाक में दम ना हो रखा हो, तो फिर काय का प्रोटेस्ट तुम्हारा, काय की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर अंग्रेज दुखी नहीं है तो। और ये दिखा रहा है कि उनकी हालत खराब है। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड if it wasn't for Gandhi. At the bottom of every move he makes, which he always says is inspired by God, one discovers the political maneuver. I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact is that we live in the midst of a very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as someone holy. That's how. well, लेकिन 1935 में आफ्टर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी आ गए, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और हुई थी फिर दोबारा से 1932 में, वहां पे नहीं गए थे। सो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ही जस्ट गोज टू द सेकंड वन, फर्स्ट पे नहीं जाते हैं, थर्ड पे नहीं जाते हैं। इन सब की डिस्कशन के बाद एक न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाता है टू गिव द सम फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 2 साल के बाद इस एक्ट के बेसिस पे इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस
11 प्रोविंसेस में से 8 में इलेक्शन जीत जाती है कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर इज द रॉन्ग वर्ड, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर एक्चुअली में, चीफ मिनिस्टर वुड बी द मोर करेक्ट. सितंबर 1939 में कांग्रेस के इलेक्शन जीतने, प्रोविंसेस वाले इलेक्शन जीतने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. नाउ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दे वर ऑब्वियसली क्रिटिकल ऑफ द हिटलर. नाउ अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी ब्रिटिशर्स को. देखो हिटलर इज बेसिकली फासिज्म. ठीक है. अंग्रेज जो है वो है कॉलोनियलिज्म. अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है, ब्रिटिशर्स आर फाइटिंग दी फासिज्म एंड नाजिज्म. फासिज्म और नाजिज्म है. महात्मा गांधी का इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 द आर्ग्यूमेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इज दैट वी नीड टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स. हमें सपोर्ट देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को. क्यों देना पड़ेगा? बोला भाई ये बड़े वाला ईविल है, ये तो बेकार लोग हैं ही, बट ये तो अलग लेवल के सांप है, ईविल लोग हैं ये, इनके साथ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक. अकॉर्डिंगली उन्होंने किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार हम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर दे वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबरल आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो फिर करेंगे अगर तुम कर रहे हो तो फिर तुम हमें भी दोगे ना, तो है ना. सो यू विल ग्रांट इंडिपेंडेंस अगर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है तो. एक बार फोटो देख लेते हैं. महात्मा गांधी एंड राजेंद्र प्रसाद ऑन देयर वे टू अ मीटिंग ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो. ये महात्मा गांधी, इसको तो पहचान लेते हो, अब तो पहचान लोगे. राजेंद्र प्रसाद जी अब तो पहचान ही लोगे. ठीक है. सो द ऑफर वाज रिफ्यूज्ड. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया अक्टूबर 1939 में. 1940 और 1941 अगले 2 साल तक कांग्रेस कुछ ना कुछ इंडिविजुअल सत्याग्रह. ये क्वेश्चन पूछा हुआ पता है प्रीलिम्स में एक बार कि हु वाज द सेकंड पर्सन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह. लिटरल क्वेश्चन ये था, हु वाज द सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन वाज जवाहरलाल नेहरू, सेकंड पर्सन टू स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह. ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ओल्ड एनसीईआरटी में एक एग्जैक्ट ऐसे लाइन लिखी हुई है, जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड पर्सन टू सपोर्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह. हुआ क्या यहां पर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है, सो दे सॉर्ट की एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करते हैं. सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में एक आदमी प्रोटेस्ट किया करेगा. ऐसा नहीं कि हम पूरे के पूरे देश में बंद कर देंगे, एक सिंगल आदमी इंडिविजुअली प्रोटेस्ट करेंगे ताकि फुल फ्लेजेड हमारे ऊपर ट्रीजन के केसेस ना लगे. बस इंडिविजुअली प्रोटेस्ट किया जाएगा. तो सेकंड पर्सन, द फर्स्ट पर्सन वाज द विनोबा भावे एंड द सेकंड पर्सन वाज द जवाहरलाल नेहरू. ये इंफॉर्मेशन थी. इन द मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास कर दिया अपनी मीटिंग्स में कि भाई हमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया चाहिएगा जिसकी कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी सब कॉन्टिनेंट के अंदर. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने लग गया था. ठीक है. अब सिर्फ और सिर्फ इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर्स नहीं थे, रादर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स, ये तीनों के तीन हो गए. ये कौन है भाई? महात्मा गांधी विद स्टैफोर्ड क्रिप्स. ये इसके बारे में बताता हूँ मैं. इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है. ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एस जयशंकर की तरह. एस जयशंकर है उस समय ब्रिटेन का, एग्जैक्टली नहीं, बट वैसे ये हमारे गांधी जी. दोनों हंस रहे हैं. क्या चल रहा भाई? तुमने बोला था हमें फ्रीडम देने को. नहीं नहीं, वो मैंने तो नहीं बोला था, वो तो दूसरे वाले. तू करवा दे हमारा काम यार प्लीज ऐसे. अरे बात तो करो बैठ के. सॉरी, आई नो. व्हाई आर दे लाफिंग? आई डोंट नो. क्या क्लिक टाइम पे फोटो किए? अंग्रेज हो तुम, है तो चिल्लर लोगो. कोट पहन के आ जाते. सॉरी, माय बैड. ऑलराइट. ओके. ये लड़का भाई विंस्टन चर्चिल, जो कि उस समय क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर बन गया था ब्रिटेन का during the Second World War. He was a die-hard imperialist who insisted that he had not been appointed the king's first minister in order to preside over the liquidation of the British Empire. 1942 में चर्चिल ने बेसिकली अपने एक मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को बेसिकली भारत भेजा टू फॉर्ज ए कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी एंड द कांग्रेस. और ये जो बात कर रहे हैं अभी तो हंस हंस के कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा वाइब चल रहा है, एक दूसरे से बनेगी कुछ बात, बनेगी, होगा प्रोटेस्ट करवाओगे यहाँ पे, बट लेकिन वो हुआ नहीं. सो टॉक्स ब्रोक डाउन.
एंड कांग्रेस इंसिस्टेड कि अगर ब्रिटिशर्स को हमसे हेल्प चाहिए तो वाइसरॉय को फर्स्ट अपॉइंट एन इंडियन एज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो कि इन्होंने मान्य से तैयार कर दिया। तो जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट विच वाज कॉल्ड एज द क्विट इंडिया। नाउ रिमेंबर, ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर टू, देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक अलग बात है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग बात है, लेकिन वॉर चलते वक्त मूवमेंट करना ये सीधा सीधा सेडिशन केस होता है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती है। अगस्त 1942 को बेसिकली महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। ही वाज जेल्ड एट वंस, जिसने भी स्ट्राइक की उसको इमीडिएटली पकड़ लिया गया था। पर्टिकुलरली जो भी सोशलिस्ट मेंबर थे, एक्टिव थे, जयप्रकाश नारायण जी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सतारा वेस्ट में, मेदिनीपुर में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बन गई थी। ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद फोर्स, एक अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 1 साल लगा उनको, लेकिन उन्होंने सबको ऑलमोस्ट अरेस्ट वरेस्ट कर लिया। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट। इट स्पेशली energized the young people. However, while the Congress leaders languished in jail, जिन्ना और उसके जो मुस्लिम लीग के लड़के लोग थे वो अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करते रहे इन सालों में, क्योंकि कांग्रेस वाले सब बंदे जेल में हैं। मुस्लिम लीग बेसिकली पंजाब और सिंध के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बन गई, जहां पे पहले इनका बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं था। ठीक है। नाउ जून 1944 में महात्मा गांधी जी को जेल में से फिर से छोड़ दिया गया। मतलब इट वाज एन एक्सपेक्टेशन दैट द वॉर विल कम टू एंड क्वाइट सून। वैसे तो 1 साल और लगा था, अगले साल खत्म हुई। Later that year, he held meetings with Jinnah, seeking to bridge the gap between the Congress and the League. And 1945 में लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर एंड उन्होंने कमिट कर दिया था कि वी विल गिव इंडिपेंडेंस टू द इंडिया। एट दैट टाइम हमारे देश का जो वाइसरॉय था लॉर्ड वेवल था। ही ब्रॉट कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर कि आओ भाई बात करते हैं, काम खत्म करते हैं। एंड 1946 में दोबारा से प्रोविंसेस में इलेक्शंस करवाए गए। कांग्रेस ने जनरल कैटेगरी तो सीट्स काफ़ी सारी सी जीत ली थी, लेकिन जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उसमें बेसिकली मुस्लिम लीग जीती थी। दैट इज वाई दे वर एबल टू बेसिकली exert this much influence also. The political polarization was complete. तो जो ये कैबिनेट मिशन था जो 1946 में आया था, फेल टू गेट कांग्रेस एंड लीग टू अग्री ऑन अ फेडरल सिस्टम। और जब ये कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो 1946 में जिन्ना ने बोला डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस फॉर द लीग्स डिमांड फॉर द पाकिस्तान। तो इस डेजिग्नेटेड डे पे जो 16 अगस्त 1946 था, डायरेक्ट एक्शन डे जो रखा गया था, रायट्स ब्रोक आउट हो गए कलकत्ता में, रूरल बंगाल में वायलेंस होना स्टार्ट हो गई, फिर बिहार में एंड फिर और पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम्स वर द मेन सफरर, हिंदूज वर आल्सो किल्ड। फरवरी 1927 में वेवेल को हटा के नया वाइसरॉय आया लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, पर उसके बाद वो भी इनकंक्लूसिव हुई। तो उसने ऑफिशियली बोला कि ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज, इंडिया एंड द पाकिस्तान, एंड द ट्रांसफर ऑफ द पावर वाज फिक्स्ड ऑन द 15th of August। महात्मा गांधी की जय। दिस इज गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, the four fathers, founding fathers of the country। ठीक है। महात्मा गांधी वॉज ऑब्वियसली नॉट प्रेजेंट इन दिल्ली ऑन द 15th of August। ठीक है। ही वॉज इन कलकत्ता। ही डिडंट अटेंड एनी फंक्शन। महात्मा गांधी जी ने कोई सेलिब्रेशन वेलिब्रेशन नहीं की। गांधी जी मार्क द डे विद 24 आवर फास्ट, 24 घंटे का व्रत रखा हुआ था। सितंबर और अक्टूबर के दौरान उनके जो बायोग्राफर हैं डीजी तेंदुलकर, गांधी जी वेंट राउंड द हॉस्पिटल, रेफ्यूजी कैंप में जा रहे थे। बेसिकली ही अपील टू द सिख, हिंदूज एंड द मुस्लिम्स कि भाई अब हो गया, सब भूलो, शांति बना के रखो। एट द इनिशिएटिव ऑफ द गांधी एंड नेहरू, कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रखिए प्रीलिम्स के लिए। पार्टी ने कभी भी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। इट इज स्टिल बिलीव्ड कि भारत जो है वो बड़े सारे से सब रिलीजन्स का घर है। मैनी रेसेस मस्ट रिमेन सू, वट एवर द सिचुएशन इन द पाकिस्तान इज, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट पाकिस्तान। इंडिया वुड रिमेन अ डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट, यहाँ पे हर सिटीजन्स को राइट्स मिलेंगे, इक्वली एंटाइटल टू द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। कांग्रेस एक प्रकार से भारतीयों को, भारतीय माइनॉरिटीज को ये एश्योरेंस देना चाहती थी कि चिंता मत करो, भारत के अंदर यू वुड बी प्रोटेक्टेड नो मैटर वट। Now, many scholars have written of the months of independence as being Gandhi's finest hour। मतलब यहाँ पे जो गांधी जी ने काम किया है, नेशनल मूवमेंट से भी ज़्यादा काम किया है। बंगाल में पीस लाए गांधी जी, फिर दिल्ली आए, पंजाब में ट्रैवल किया,
His meetings were disrupted by refugees who objected to the readings of the Quran, shouted slogans why he didn't speak, हिंदूज के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिखों के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए। डीजी तेंदुलकर ने यह भी लिखा कि गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। वो जाना तो चाहते थे लेकिन अब उनको जाने नहीं दिया गया। Nevertheless, गांधी जी की लाइफ के ऊपर एक 20 जनवरी 1948 को भी असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था। ऑन 26 जनवरी ही स्पोक एट हिज प्रेयर, नाउ फ्रीडम हैज कम, फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली डिsillusioning, हाउएवर ही ट्रस्टेड कि वर्स्ट इज ओवर, और अब देश बनाएंगे अच्छा सा कूल सा, इक्वालिटी रहेगी ऑल क्लासेस की, किसी की डोमिनेशन नहीं होगी मेजर कम्युनिटी की, चाहे कुछ भी हो, सब मस्त रहेंगे। 30th जैन को गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय अ यंग मैन हु सरेंडर्ड आफ्टरवर्ड्स। नाथुराम गोडसे ने उनका वो कर दिया। ये देखो डेथ ऑफ महात्मा गांधी का एक प्रिंट, महात्मा गांधी हैज बीन डीफाइड इन इट। आइए कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। टाइम मैगजीन, जो कि एक बार दांडी मार्च पे इनका मजाक उड़ा रही थी, ठीक है, he compared his martyrdom to that of the Abraham Lincoln. ज़्यादा ही कूल चीज़ें लिख दी इन्होंने तो। The world knew that it had, in a sense, too deep, too simple for the world to understand, connived at his death as it has connived at Lincoln's. That is it. This, my dear, is basically the chapter of Gandhi. अब क्या है कि ये जो इतनी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो चीज़ है ना, दिस इज नॉट गिवन इन दी ओल्ड एनसीईआरटी में, ऐसे डिटेल में नहीं लिखते, उसमें ना थोड़ा नॉन इमोशनल नॉन सेंटिमेंटल तरीके से फैक्ट को ऑब्जेक्टिवली बता के भाग जाते हैं। सो ग्रेट, यू जस्ट हैव टू रीड दिस समरी, एंड इस समरी के अलावा आपको बेसिकली कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, अब इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जो यहाँ से निकलेंगे गांधी जी के बारे में, एनी रिलेटेड आर्बिट कोई भी फैक्ट मिले उसको बेसिकली आप सुनिए और पढ़िए और उसको याद करिए। मतलब ये वाली चीजें भी पूछी जाती हैं कि गांधी जी भारत कब आए थे, जनवरी 1915, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इवेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है गांधी पे, याद रखिएगा, कभी भी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी कोर्ट पूछ लेते हैं, कहाँ पे सबसे पहले पब्लिक अपेयरेंस, बीएचयू में, कुछ भी पूछ लेंगे, राइट। ग्रेट। एक और चैप्टर बचा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अगेन मुझे लगता नहीं कि आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो पॉलिटी में भी पढ़ना पड़ता है और एक बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी में भी उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन देख लेते हैं इसमें, इस चैप्टर में किस प्रकार से वो चीजें बताई गई हैं। एंड so there is one more chapter of this series, the fourth one. Let's have one reading of that, right? I will see you in the lecture number 4.